यस सो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। अच्छा, लास्ट क्लास में जो कुछ किया था, इज ऑल द थिंग्स आर क्लियर टू एवरीवन और नॉट? ठीक है, दैट इज द जर्नल कॉन्सेप्ट ऑफ सेल वी हैव डन, एग्रीमेंट ऑफ सेल एंड एग्रीमेंट फॉर सेल में डिफरेंस, अलॉन्ग विद दैट द ड्यूटीज एंड राइट्स of seller and buyer before sale and after sale. That all we have done. Latent defect और patent defect का rule clear है? ठीक है. So with respect to the patent defect, the customer, that is the buyer, must be aware, and the rule of caveat emptor will be applicable, and the other defects which are latent in nature, which are only in the knowledge of the seller but not in the knowledge of the buyer, the seller must disclose those material defects to the buyer. But if something for which you are not aware, any defect which is not patent, which was latent and the seller was not aware of that, so you are not responsible for that, right? तो ये सब हम कर चुके हैं. सेक्शन नंबर 56 में आज बात करेंगे. सबसे पहले 56 में आपका रूल रहेगा, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ या डॉक्ट्राइन ऑफ मार्शलिंग. निकाल लो, है ना. कॉन्सेप्ट ऑफ लिख लो, मार्शलिंग. लिखा ना सेक्शन 56, दैट इज मार्शलिंग बाय सब्सिक्वेंट परचेजर. मार्शलिंग बाय सब्सिक्वेंट परचेजर. तो ये कॉन्सेप्ट मार्शलिंग का है. हमारे पास टीपीए में दो जगह मार्शलिंग का कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा. एक हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, एक आप कहीं और पढ़ोगे जब हम मॉर्गेज पढ़ेंगे. ठीक है, तो वो जब आएगा तब की बात है. अभी मार्शलिंग जो है सेल के कंटेक्स्ट में समझी जाएगी, राइट? पता है किसी को मार्शलिंग का कॉन्सेप्ट क्या है? एनी वन ऑफ यू? सरिता, एनी आइडिया? नो. चलो इसको एक साधारण शब्दों में समझते हैं, दैट व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्शलिंग, राइट? लेट्स प्रोसीड. देखो हुआ क्या, सपोज देर इज अ पर्सन, मिस्टर एक्स. मिस्टर एक्स के पास सपोज 3 प्रॉपर्टीज हैं. ही इज हैविंग 3 प्रॉपर्टीज. तो प्रॉपर्टी नंबर 1, प्रॉपर्टी नंबर 2, प्रॉपर्टी नंबर 3. ठीक है, 3 प्रॉपर्टीज. व्हाट मिस्टर एक्स हैज डन, इसने अपनी सपोज तीनों प्रॉपर्टीज जो थी वो वाई को मॉर्गेज कर दी. सो वाई विल बिकम मॉर्गेजी, एक्स इज द मॉर्गेजर. एक्स इज द मॉर्गेजर and X is the owner of the property also, so I will be writing he is having the ownership rights. तीनों प्रॉपर्टीज किसके पास? मॉर्गेज Y के पास. जरूरी नहीं है कि आप Y को पोजेशन दे, बिकॉज अब आप मॉर्गेज पढ़ेंगे इसके बाद, सो यू विल गेट टू नो दैट इन व्हाट काइंड ऑफ केसेस द प्रॉपर्टी इज टू बी गिवन इन पोजेशन ऑल्सो, और हर जगह वो जरूरी नहीं होता. अब ए ने क्या किया, इसने प्रॉपर्टी मॉर्गेज कर दी, पैसा उधार ले लिया, मॉर्गेजर मॉर्गेजी का राइट, ये एक रिलेशन एस्टेब्लिश हो गया. बट उसके बाद इसने क्या किया, मिस्टर एक्स ने अपनी जो प्रॉपर्टी नंबर 3 थी, ये प्रॉपर्टी भी मॉर्गेज है, लेकिन प्रॉपर्टी नंबर 3 इसने क्या की, इसने ये प्रॉपर्टी सेल कर दी. क्या कर दी? सेल. जिस प्रॉपर्टी के ऊपर आपने उधार लिया हुआ था वो प्रॉपर्टी आपने सेल करके ट्रांसफर करने का एक एग्रीमेंट कर लिया. एंड सपोज मिस्टर बी इज अ बायर ऑफ प्रॉपर्टी नंबर 3. बात समझ में आ रही है?
ठीक है। नाउ आप लोग डॉक्ट्राइन ऑफ प्रियोरिटी जानते हैं। प्रियोरिटी का प्रिंसिपल क्या कहता है? द पर्सन हु फर्स्ट इन्वेस्टेड इन द प्रॉपर्टी ही शुड बी गिवन प्रियोरिटी, राइट? तो इसके हिसाब से इन तीनों प्रॉपर्टीज के ऊपर सबसे पहला राइट किसका है? वाई का है, ठीक है। सपोज, अब आगे देखते हैं, लिख लेना आप लोग, है ना, बना लेना पूरा एग्जाम्पल। सपोज एक्स है ना, एक्स डिफॉल्ट्स, क्या हो गया? एक्स डिफॉल्ट्स इन मेकिंग रीपेमेंट ऑफ लोन। X defaults in making repayment of loan to Y। ये कर्जा इसने नहीं दिया। कुछ एक चीजें इसमें ऐड ऑन कर लेते हैं, ठीक है। सपोज ये जो लोन Y ने X को दिया था उसका अमाउंट लिख लो। एक लोन अमाउंट इज सपोज 10 लाख रुपीज, 10 लाख, और एक्स को ये पैसा वापस करना था, तभी इसकी प्रॉपर्टीज जो हैं वो इनकम्बरेंस मतलब कर्जे से बाहर आएंगी। ही फेल्ड टू मेक द डिपॉजिट टू मिस्टर वाई। अब वाई क्या करेगा? व्हाट वाई विल डू? ठीक है, तो ऐसे तो नहीं टेक ओवर करेगा ना। सो वाई विल फाइल सूट फॉर recovery of money, with respect to the execution of mortgage deed। तो mortgage deed में जो टर्म्स लिखी हुई थी उसके हिसाब से इसको पैसा मिलना चाहिए था, और इसने अपना पैसा वापस मांगने के लिए क्या कर लिया? मुकदमा फाइल किया। लेकिन आप अगर इस चीज के ऊपर थोड़ा सा फोकस करें तो वाई के पास प्रॉपर्टी नंबर 1, 2 और 3 तीनों मॉर्गेज थी, लेकिन एक्स ने क्या किया? प्रॉपर्टी नंबर 3 किसको दे दी? बी को। प्रॉपर्टी नंबर 3 इज बीइंग सोल्ड टू मिस्टर बी। वाई प्रायोरिटी के प्रिंसिपल्स पे पहला राइट रखता है, और सब्सीक्वेंट ट्रांसफर जो है वो वाई के राइट्स को रोक नहीं पाएगा। बात समझ रहे हैं? सब्सीक्वेंट ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी बाय एक्स विल नॉट डिस्टर्ब द राइट्स ऑफ मिस्टर वाई। बात समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे? ठीक ठीक। अब वाई के पास क्योंकि 3 प्रॉपर्टीज मॉर्गेज थी, तो इसकी मर्जी है कि पैसा किससे निकालना है, राइट? ये मॉर्गेज का जब एग्जीक्यूशन को लेके, अपने पैसे की रिकवरी को लेके केस करेगा, तो इसकी मर्जी है कि कौन सी प्रॉपर्टी बेच के मेरा पैसा पूरा करवाया जाए। बात समझ रहे हैं? वाई के पास प्रायोरिटी का रूल चल रहा है, तो वाई चाहे प्रॉपर्टी 1 बेचे, चाहे प्रॉपर्टी 2 बेचे, चाहे प्रॉपर्टी 3 बेचे, राइट किसका है? वाई का, ठीक है। लेकिन बिकॉज इन 3 प्रॉपर्टीज में एक प्रॉपर्टी बी के पास आ चुकी है, बी इज हैविंग सर्टेन राइट्स, तो बी को हम यहां पे सब्सीक्वेंट ट्रांसफरी के नाम से डिनोट कर लेते हैं। तो ये जो बी है सब्सीक्वेंट ट्रांसफर, ये क्या करेगा? वाई को रिक्वेस्ट करेगा। क्या करेगा? रिक्वेस्ट। ये इसका मतलब एक अरेंजमेंट करवाने की कोशिश की जा रही है। क्या करवाने की कोशिश की जा रही है? अरेंजमेंट। इसी अरेंजमेंट को मार्शलिंग कहा जाता है, टेक्निकल टर्म्स में मार्शलिंग। बी वाई को क्या कहेगा कि भाई साहब ऐसा एक काम करो, वैसे तो आपके पास 3 प्रॉपर्टीज मॉर्गेज हैं, आपको पहले मिली थी, बाद में मैंने खरीद ली, गलती मेरी है, लेकिन आप बेहतर होगा तो अगर आप प्रॉपर्टी नंबर 1 या प्रॉपर्टी नंबर 2 से अपने पैसे की रिकवरी करने की पहले कोशिश करें, राइट? अब इसने वाई को एक रिक्वेस्ट की है कि सर जो प्रॉपर्टीज मुझे बेची नहीं गई हैं उस प्रॉपर्टी में से आप अपना पैसा रिकवर करके देख लो।
अगर y का 10 लाख रुपया प्रॉपर्टी 1 और प्रॉपर्टी 2 से रिकवर हो जाता है तो क्या प्रॉपर्टी 3 को टच करने की आवश्यकता है? नहीं है। अब यही इसने रिक्वेस्ट की कि सर अगर आप वो प्रॉपर्टीज में से अपना पैसा रिकवर करोगे जो प्रॉपर्टीज बेची नहीं गई हैं मुझे, तो आपका भी पैसा आपको मिल जाएगा, आपका भी राइट सेटल हो गया, और मेरे को जो मिला है, मैंने जिसके लिए कंसिडरेशन दिया है, वो भी बच जाएगा। लेकिन अगर आप अपने पैसे की रिकवरी पूरी ना कर पाओ, इफ यू आर नॉट एबल टू रिकवर द होल ऑफ द मनी, तो आप प्रॉपर्टी नंबर 3 को टच कर लेना, मतलब उससे भी रिकवरी कर सकते हो, या फिर मैं दे दूंगा, जो एक्स्ट्रा होगा मैं दे दूंगा, क्योंकि प्रॉपर्टी तो मेरी है अब, तो मैं दे दूंगा। ये कॉन्सेप्ट आता है आपका मार्शलिंग के अंदर। कितने लोगों को समझ में आया? यस, सुप्रिया, अतुल को आया समझ? रोहित, रुचिका, रिपीट, हाँ रिपीट, हाँ जी। तो जैसे कई बार मॉर्गेज की होती है पार्टीज के बीच में, तो वो उनका भी तो जैसे म्यूटेशन होता है, तो तब हम्म जब वो नाम आता है, तो जब हम्म दूसरा पार्टी जब खरीद रहे हैं, तो वो तो अवेयर होंगे इस बात से कि हाँ प्रॉपर्टी दैट इन दैट सिनेरियो। हाँ, बहुत अच्छी आपने सवाल उठाया कि प्रैक्टिकल वे में तो ये होना ही नहीं चाहिए, होता भी नहीं है। कारण हो उसका, जाता है सर। हाँ इसमें ना कई बार सर बैंक वाले जो है वो अब बैंक या कोई भी मतलब वो इमिटेशन चढ़ाना या उसमें कुछ हो जाती है मिस्टेक, तो हाँ ऐसा हो जाता है कई बार। हाँ, मतलब देखो एक चीज है कि सबसे पहली चीज, ठीक है, इसको मैं दोबारा से एक बार रिपीट कर देता हूं, लेकिन आपके पहले सवाल में ले लूं। सबसे पहली ये चीज होती है कि देखो आज आपने एक प्रॉपर्टी मॉर्गेज करवाई, आप बैंक में गए, आपने अपनी टाइटल डीड्स के बेसिस पे मॉर्गेज करवा लिया। नाउ द मोमेंट द प्रॉपर्टी इज बीइंग मॉर्गेज्ड, इस चीज का रिकॉर्ड जो है वो रेवेन्यू वाले भी मेंटेन करते हैं, राइट? ठीक है, लेकिन रेवेन्यू के पास वो रिकॉर्ड मेंटेन करवाने के लिए थोड़ा समय लगेगा। यस, जैसे आज आपने मॉर्गेज करवाया, बैंक वालों ने आपको आपकी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे आपको लोन दे दिया। अब बैंक ने जब आपको लोन दे दिया, सो बैंक के ऑफिसर्स जाके डिपार्टमेंट को बताएंगे कि इस व्यक्ति ने इतना कर्जा ले रखा है, राइट? ठीक है, लेकिन वो एकदम तो नहीं होगा, मान लो 5-7-10 दिन लग गए और इन दैट सिनेरियो आपने प्रॉपर्टी बेच दी। अब नाउ द बायर इज नॉट अवेयर दैट द प्रॉपर्टी वाज अंडर द मॉर्गेज, राइट? अब उस सिनेरियो में ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, तो कल को पहला राइट तो मॉर्गेजी का ही है, पहला राइट बैंक का ही है। आप केवल एक रिक्वेस्ट कर सकते हो कि एक से ज्यादा प्रॉपर्टीज थी, आप वो प्रॉपर्टीज में से अपना पैसा रिकवर कर लो जो मुझे बेची नहीं गई हैं। अगर कुछ बच गया, कोई बैलेंस रह गया, तो आई विल गिव इट, आप मेरी प्रॉपर्टी अटैच कर लेना। तो मतलब ऐसा नहीं है कि प्रायोरिटी के रूल को डिफीट आप करोगे, प्रायोरिटी मॉर्गेजी की है तो उसी की रहेगी, लेकिन आप केवल क्या कर पा रहे हो, एक रिक्वेस्ट कर रहे हो कि अगर ऐसा हो जाता तो बेहतर होता। गॉट इट सरिता? Yes, sir. But that request is not mandatory for the bank officials to like कि उसको करना ही है ना? हाँ, ऐसा नहीं है, हम्म। ठीक है, दे आर नॉट, मतलब बेसिक सा रूल ये है कि देखो आपने प्रॉपर्टी मॉर्गेज करवा ली, जनरली आप बैंक, आजकल तो बैंकिंग सिस्टम में ही जाता है, आप बैंक के पास गए, आपने प्रॉपर्टी मॉर्गेज करवाई, आपने बैंक से लोन ले लिया। अब इन दैट सिनेरियो बैंक को डिपार्टमेंट को बताना है, मतलब रेवेन्यू अथॉरिटीज को बताना होता है, ठीक है। लेकिन अगर बैंक एकदम ना भी बताए, वो जनरली प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है। सो इन दैट सिनेरियो अगर मालिक ने वो प्रॉपर्टी का एग्रीमेंट किसी और के साथ कर लिया है, ठीक है, या वो प्रॉपर्टी किसी और को सेल कर दी है, तो इनकम्बर्ड प्रॉपर्टी आपने बेच दी। जब इनकम्बर्ड प्रॉपर्टी बेची और खरीदने वाले को नोटिस नहीं था, सो ही इज बाउंड बाय द प्रायर ट्रांसफर, तो वो रूल अप्लाई हो जाता है, ठीक है। चलिए एक बार दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूं जो मैंने एग्जांपल दिया था अतुल के लिए, ठीक है। अतुल, हमने एग्जांपल लिया कि मिस्टर एक्स इज द ओनर, एक्स को पैसे की जरूरत पड़ी, ये गया वाई के पास, वाई से इतना कितना उधार लिया, कितना उधार लिया, 10 लाख रुपीज। 10 लाख रुपीज वाई ने, वाई कोई बैंक भी हो सकता है, राइट? तो 10 लाख रुपीज वाई ने 3 प्रॉपर्टीज को मॉर्गेज करवा के दिया है, 3 प्रॉपर्टीज आर बीइंग मॉर्गेज, राइट? अब ये 3 प्रॉपर्टीज
मॉडगेजी के पास मॉडगेज्ड हैं और आपने वो प्रॉपर्टी के बदले में लोन ले लिया। लोन लेने के बाद आपने इन दो या दो से ज्यादा प्रॉपर्टी थी, इनमें से एक प्रॉपर्टी आपने क्या कर दी, क्या कर दी, सेल कर दी। नाउ प्रायोरिटी का रूल ये कहता है कि प्रायर ट्रांसफर विल बी हैविंग फर्स्ट राइट, सेकंड ट्रांसफर विल बी हैविंग सेकंड राइट। ये आपको रूल क्लियर होना चाहिए, वही रूल यहां पे भी लगता है। अब बात सिर्फ ये है कि जब वाई मतलब मॉडगेजी को अपना पैसा रिकवर करना है, तो वो पैसा रिकवर करने के लिए उसके पास सिक्योरिटी के तौर पे 3 प्रॉपर्टीज थी। मॉडगेजी की मर्जी है कि वो कौन सी प्रॉपर्टी से पैसे की रिकवरी करना चाहते हैं, राइट, क्योंकि मॉडगेजी के पास है तीनों प्रॉपर्टीज। अब जब ये सिनेरियो डेवलप हो रहा है, तो जो बायर है, जो सब्सिक्वेंट परचेजर है, क्या कहेंगे इसको, सब्सिक्वेंट परचेजर। तो सब्सिक्वेंट परचेजर क्या करेगा, मॉडगेजी को क्या कहेगा, अरेंजमेंट करने के लिए कहेगा, रिक्वेस्ट कहेगा, मार्शलिंग करवाने के लिए कहेगा। ही विल से कि सर यू प्लीज ट्राई टू रिकवर योर प्रॉपर्टी, सॉरी ट्राई टू रिकवर योर मनी फ्रॉम द प्रॉपर्टी विच हैज नॉट बीन मॉडगेज टू मी, विच हैज नॉट बीन सोल्ड टू मी। तो आपने उसको रिक्वेस्ट किया, आपने कहा कि उन प्रॉपर्टी से पैसा रिकवर कर लो जो उसने बेची नहीं है मालिक ने। अगर उससे रिकवरी हो गई तो वाई का अमाउंट सेटल हो गया। मान लो प्रॉपर्टी नंबर 1 और प्रॉपर्टी नंबर 2, इन दोनों प्रॉपर्टीज के कंबाइंड वैल्यू 10 लाख से ऊपर है। तो अगर ये प्रॉपर्टीज बेच के वाई का पैसा मिल जाए तो प्रॉपर्टी नंबर 3 को अटैच करने की कोई आवश्यकता है, नो। अब इससे क्या हुआ कि सब्सिक्वेंट ट्रांसफर भी बच गया और मॉडगेजी के राइट्स भी सेटल हो गए। लेकिन मान लो, सपोज एक छोटा सा सिनेरियो और क्रिएट कर देते हैं कि मान लो आपने प्रॉपर्टी नंबर 1 और प्रॉपर्टी नंबर 2 दोनों बेच के आपको मिले केवल 9 लाख रुपए। कितने मिले, 9 लाख, 9 लाख रुपीस। 1 लाख अभी भी शेष है, 1 लाख इज स्टिल द बैलेंस। तो वो 1 लाख हम किससे रिकवरी करेंगे, प्रॉपर्टी नंबर 3 से, ठीक है। यहां पे भी रोक नहीं सकता कि अच्छा आपको मैं पैसा नहीं दूंगा या मेरी प्रॉपर्टी आप अटैच नहीं कर, यू कांट स्टॉप। आप बस अरेंजमेंट करवा सकते थे कि पहले वो प्रॉपर्टीज के अगेंस्ट आप अपना एक्शन इनिशिएट करवाओ जो बेची नहीं गई हैं। अगर कुछ बच गया तो प्रॉपर्टी नंबर 3 विल बी सब्जेक्ट टू दैट। आप प्रॉपर्टी नंबर 3 से को बेच के अपने पैसा रिकवर करना चाहते हो, कर लो। लेकिन बायर ये भी तो कह सकता है कि सर आपको आपके पैसे से मतलब है तो 1 लाख रुपया मैं दे देता हूं, आई एम गिविंग यू 1 लाख रुपीज, आप इस प्रॉपर्टी को छोड़ दो। ऐसा भी तो हो सकता है, यस। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट। यहां पे बेसिकली सब्सिक्वेंट परचेजर जो होता है ये प्रायर मॉडगेजेस जो होते हैं उनके साथ रिक्वेस्ट करके मार्शलिंग करवा लेता है, अरेंजमेंट करवा लेता है। ये पर मतलब है इसका। गॉट इट नाउ एवरीवन? चलिए एक बार पढ़ लेते हैं सेक्शन नंबर 56। इसमें लिखवाना तो कुछ खास नहीं है, लेकिन एक छोटा सा पैराग्राफ में दूंगा, पढ़ते जाएंगे। लिखा है इफ द ओनर ऑफ 2 और मोर प्रॉपर्टीज, मतलब मालिक के पास कितनी प्रॉपर्टी थी, कम से कम 2 या 2 से ज्यादा थी, 2 और मोर। आगे लिखा है मॉडगेजेस देम टू 1 पर्सन, इसने अपनी 2 या 2 से ज्यादा प्रॉपर्टीज मॉडगेज करवाई हैं, मिनिमम 2 चाहिए, 2 से ज्यादा कुछ भी हो सकती है। एंड देन सेल्स 1 और मोर ऑफ द प्रॉपर्टीज टू अनदर। फिर देखो पहले आपके पास 2 या 2 से ज्यादा प्रॉपर्टीज थी, आपने वो मॉडगेज कर दी। फिर उन प्रॉपर्टीज में से एक या कुछ प्रॉपर्टी आपने क्या कर दी, सेल कर दी। 1 और मोर प्रॉपर्टीज हैव बीन सोल्ड टू अनदर पर्सन। द buyer is entitled to have the mortgage debt to be satisfied out of the properties not sold to him। तो बायर के पास क्या राइट आ गया कि वो जो मॉडगेज डेट है ना, मॉडगेजी का जो उधार बनता है, द मॉडगेजी डेट buyer is entitled to have the mortgage debt satisfied out of the properties not sold to him। तो ये किसका राइट हो गया, सब्सिक्वेंट परचेजर का राइट है, बायर का राइट है। So far as the same will extend, but not as to cause prejudice to the rights of the mortgagee or persons claiming under him or any other person who has for consideration acquired any interest in the property। इसका मतलब आपकी इंटाइटलमेंट क्या है, द बायर इज इंटाइटल्ड टू हैव द मॉर्गेज डेट टू बी सेटिस्फाइड आउट ऑफ द प्रॉपर्टीज नॉट सोल्ड टू हिम। इतना पॉइंट क्लियर हो रहा है कि आपके पास एक राइट रहेगा कि जो मॉर्गेज डेट है, मॉर्गेजर और मॉर्गेजी के बीच में जो ट्रांजैक्शन हुआ था, वो उस प्रॉपर्टी में से सेटल हो जाए जो आपको बेची नहीं गई थी। ये आपका राइट है।
इंटाइटलमेंट है आपकी, आपको कैपेबल बनाता है ये प्रोविजन। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कुछ बकाया रह गया तो बिल्कुल क्लेम नहीं कर पाएंगे। ये लिखा है ना, बट नॉट एज टू कॉज प्रेजुडिस टू द राइट्स ऑफ द मॉर्गेजी। आप मॉर्गेजी के राइट्स को सप्रेस नहीं कर सकते। अगर कुछ भी बैलेंस रहा तो उस प्रॉपर्टी से भी रिकवर हो जाएगा जो प्रॉपर्टी आपको बेची गई थी। इज इट क्लियर? यस सर। चलो थोड़ा सा लिख लेते हैं, राइट डाउन। कभी कभी शॉर्ट नोट्स आ जाते हैं, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्शलिंग एज पर सेक्शन 56। लेकिन ये मार्शलिंग जो है ये सेल के कंटेक्स्ट में है, ठीक है। बायर मार्शलिंग करवा रहा है। एक और मार्शलिंग आप पढ़ते हो सेक्शन नंबर 81 के अंदर, वो मॉर्गेजी करवाता है, प्रायर मॉर्गेजी सब्सिक्वेंट मॉर्गेजी, वो अलग इशू है। अभी आप लिखेंगे, राइट डाउन दैट सेक्शन 56 incorporates the rule of marshalling. 56 incorporates the rule of marshalling by the subsequent purchaser, full stop. Marshalling means making arrangement. Marshalling means making arrangement of something. Marshalling means making arrangement of something, full stop. It has been used in the sense of purchaser's right. It has been used in the sense of purchaser's right to make arrangement, with regard to purchaser's right with respect to the making arrangement with regard to the sale of mortgage properties, in such a manner, that the mortgage debt is satisfied out of the properties not sold to him, full stop. For example, इसी एग्जाम्पल को लिखवा देते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर एक्स इज हैविंग 3 प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टी 1, 2 एंड 3 ऐसे लिख लेना। मिस्टर एक्स इज हैविंग 3 प्रॉपर्टीज and he mortgaged all the 3 properties to Mr. Y. He mortgaged all the 3 properties to Mr. Y and borrowed a loan of rupees 10 lakhs full stop. Subsequently, property number 3 was sold to Mr. B. Property number 3 was sold to Mr. B. Full stop. Next line में लिखेंगे, the loan amount was not paid by X to Y.
loan amount was not paid by X to Y, so Y may enforce his right to recover. Y may enforce his right to recover the mortgage debt, right to recover the mortgage debt of rupees 10 lakhs, but B is entitled with respect to his right of marshalling. B is entitled with respect to his right of marshalling and he has a right to insist that the mortgage debt to be satisfied, mortgage debt of Y, ऐसे लिख लो, mortgage debt of Y to be satisfied out of properties 1 and 2, mortgage debt to be satisfied out of the properties 1 and 2, out of the properties 1 and 2, and if any balance is left, then the right can be enforced. If any balance is left, then right can be enforced against property number 3 also. Right can be enforced against property number 3 also. फुल स्टॉप. ठीक है. अब एक तो ये चीज होती है कि देखो आउट ऑफ कोर्ट हो गया, कि जैसे वाई ने कहा कि मैं अब पैसा रिकवर करूंगा और तीनों प्रॉपर्टीज को अटैच कर लूंगा. बायर गया वाई के पास, इसने कहा कि भाई साहब पहले 2 प्रॉपर्टीज के अगेंस्ट कर लो, कुछ बच जाएगा तो तीसरी कर लेना. ऐसा भी हो सकता है. मान लो कोर्ट के अंदर मॉर्गेज डेट की रिकवरी का मैटर चल रहा है और कोर्ट ने प्रॉपर्टी नंबर 3 अटैच कर ली. वहां पे बी अपने आप को इंप्लीड करवाएगा और बी कोर्ट के सामने रिक्वेस्ट कर देगा सेक्शन नंबर 56 के पैरामीटर्स पे, और कोर्ट फिर जो है कोशिश करेगा कि प्रॉपर्टी 1 एंड 2 से रिकवरी अगर हो जाती है वेल एंड गुड, नहीं होती है तो प्रॉपर्टी नंबर 3 के अगेंस्ट हम जा सकते हैं. और प्रॉपर्टी नंबर 3 के अगेंस्ट जाने का मतलब ये है कि अगर ये व्यक्ति डेट देने को खुद रेडी है, बैलेंस अमाउंट देने को रेडी है, द कोर्ट विल बी इन्फोर्सिंग द राइट अकॉर्डिंगली. ठीक है, लेकिन प्रायोरिटी का रूल आपका बरकरार रहने वाला है. इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस. रुचिका, किसका सवाल है? रुचिका, हाँ बेटा पूछो. हाँ देखो, टीपीए में कहीं पे भी आपको ये टर्मिनोलॉजी मिल रही है, इन द एब्सेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्रेरी, तो इसका मतलब अगर पार्टीज के बीच में कुछ और एग्रीमेंट है विच इज बियॉन्ड द लॉ, विच इज बियॉन्ड द सेक्शन, तो वो कॉन्ट्रैक्ट आपका इन्फोर्स होता है. सपोज ये पूरा हमने ट्रांजैक्शन देखा, नॉर्मल लॉस क्या कहता है वो आपने समझ लिया, लेकिन सपोज एक्स और बी के बीच में जब सेल डीड हो रहा था तो उसमें लिखा हुआ था कि ये प्रॉपर्टी मैंने आपको बेची है, इनकम्बर्ड प्रॉपर्टी है, और कल को आपके अगेंस्ट अगर रिकवरी का मैटर चलता है तो आपकी प्रॉपर्टी बाउंड रहेगी. नाउ इट इज द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट.
ठीक है, द मोमेंट इट इज द टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो अब यहां पे बी इन टर्म्स से बाउंड है, तो वो ऐसी मार्शलिंग की रिक्वेस्ट नहीं कर पाएगा, ये मतलब है इसका। गॉट इट? if any terms are contrary to the law and it is written in the agreement, तो पार्टीज के बीच में जो एग्रीमेंट होता है वो अपने आप में उनका कानून होता है। the parties are bound by their agreement and they cannot say that अच्छा हमने तो ये लिखा था लेकिन कानून में ऐसा लिखा है, बिकॉज कानून के अंदर ये जो टर्मिनोलॉजी है, unless the contrary intention appears from the terms of the transfer, वो हमेशा अप्लाई होती है, क्योंकि वो हमेशा ही एक्सेप्शन है। गॉट इट? चलिए, ये जहां पे भी आपको मिलेगा ना, इसका मतलब पार्टीज ने लीगल प्रोविजन के बियॉन्ड कोई टर्म बना रखी है, तो जो टर्म है वो फॉलो होगी, प्रोवाइडेड इट शुड बी लॉफुल। चलिए, सो ये आपका सेल का एरिया था। सेक्शन 57 इज नॉट दैट मच रेलिवेंट, जब 83 में आएंगे तो थोड़ा सा इसमें आपको समझाऊंगा कि क्या मतलब है। अभी इसमें बिना मॉर्गेज समझे आप सेक्शन 57 नहीं समझ पाओगे, तो इसको भी हम बाईपास कर रहे हैं। ठीक है, हमारा अब एरिया जो रहेगा दैट विल बी द कॉन्सेप्ट ऑफ मॉर्गेज। ठीक है, मैं आज इसको स्टार्ट कर रहा हूं। मॉर्गेज में हमारे राइट ऑनवर्ड्स फ्रॉम सेक्शन नंबर 58 टिल सेक्शन नंबर 104, तो सबसे ज्यादा सेक्शंस इसी चैप्टर में हैं। लेट्स सी हाउ मच टाइम इट विल टेक, अप्रोक्सीमेटली 4-5 days आई बिलीव। मॉर्गेज, अच्छा आप लोग अब छोटे बच्चे तो होने कि आपको ये समझाया जाए कि मॉर्गेज कैसे होता है। ठीक है, मॉर्गेज मीन्स व्हाट, दैट यू आर गिविंग योर प्रॉपर्टी टू समवन एज अ सिक्योरिटी एंड यू आर टेकिंग लोन इन ल्यू ऑफ दैट प्रॉपर्टी, राइट? यही मॉर्गेज है। ठीक, लेकिन टेक्निकल टर्म्स में मॉर्गेज के प्रिंसिपल्स क्या हैं, टाइप्स क्या हैं, रेमेडीज क्या हैं, क्या क्या प्रिंसिपल्स यहां पे आते हैं, वो आपको समझने हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमें ये सारे ही सेक्शन याद करने हैं, इसमें से वी आर गोइंग टू सी द रेलिवेंट एरिया विच इज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड दैट हाउ द थिंग्स आर टू बी टेकन इन द प्रैक्टिकल वे एज वेल एज विद रिस्पेक्ट टू द एग्जाम एज वेल। तो एक छोटा सा लाइन मैं लिखवा रहा हूं, लिखते जाएंगे। ये मतलब ऐसे बच्चों को बताया जाता है लेकिन लिखवाना जरूरी है। राइट डाउन दैट मॉर्गेज इज अ काइंड ऑफ सिक्योरिटी, मॉर्गेज इज अ काइंड ऑफ सिक्योरिटी given by the debtor, ब्रैकेट में लिखेंगे मॉर्गेजर, given by the debtor for the repayment of loan, given by the debtor for the repayment of loan to the money lender, ब्रैकेट में लिख लेंगे क्रेडिटर ओब्लिक मॉर्गेजी, क्रेडिटर ओब्लिक मॉर्गेजी, फुल स्टॉप। द ऑब्जेक्ट ऑफ द मॉर्गेज, द ऑब्जेक्ट ऑफ द मॉर्गेज इज टू सिक्योर द डेट अमाउंट, द ऑब्जेक्ट ऑफ द मॉर्गेज इज टू सिक्योर द डेट अमाउंट, is to secure the debt amount for the money advanced, to secure the debt is ठीक है, to secure the debt amount, and it gives a protection to the, and it gives a protection to the money lender, it gives a protection to the money lender, and even if the borrower becomes, even if the borrower becomes insolvent, even if the borrower becomes insolvent, comma, the money can be recovered, even if the borrower becomes insolvent, the money can be recovered from the property, money can be recovered from the property which was given as a security, which was given as a security, which was given as a security। अच्छा, मॉर्गेज में कैसा इंटरेस्ट दोगे, एब्सोल्यूट या लिमिटेड? लिमिटेड है ना, बिकॉज आपने पैसा उधार लिया है, प्रॉपर्टी गिरवी रखवा दी, और द मोमेंट यू विल रिटर्न द मनी द प्रॉपर्टी शुड बी कमिंग बैक टू यू, तो जिसको हम रिडम्पशन का प्रोसेस कहते हैं।
ठीक है, एक बार जरा पढ़ेंगे मेरे साथ सेक्शन नंबर 58, चैप्टर नंबर 4 हम शुरू कर रहे हैं। एक छोटा सा एमसीक्यू यहां से बनता है कि 58 में किस किस चीज की परिभाषा आपको मिलती है। तो 5 एलिमेंट्स आपको देखने को मिलते हैं: मॉर्गेज, मॉर्गेजर, मॉर्गेजी, मॉर्गेज मनी, मॉर्गेज डीड। कभी कभी सवाल, एक बार हिमाचल में ये सवाल आया था प्रीलिम्स में कि 58 के अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं। तो 5 चीजें हैं सर: मॉर्गेज, मॉर्गेजर, मॉर्गेजी, मॉर्गेज मनी एंड मॉर्गेज डीड। और लिखा है अ मॉर्गेज इज अ ट्रांसफर ऑफ एन इंटरेस्ट। आप क्या ट्रांसफर करते हो? इंटरेस्ट। एंड द इंटरेस्ट इज गिवन इन अ लिमिटेड नेचर, लिमिटेड सेंस। इट इज अ ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, ट्रांसफर ऑफ अ राइट in a specific immovable property for the purpose of, what is the purpose? Securing the payment of money, advanced। तो आपने उधार दिया और बदले में आपने सिक्योरिटी के तौर पे प्रॉपर्टी अपने पास रखी। एडवांस्ड और टू बी एडवांस्ड मतलब या तो उधार दे दिया है या फ्यूचर में दे सकते हो बाय वे ऑफ लोन। एन एग्जिस्टिंग और फ्यूचर डेट, एग्जिस्टिंग और फ्यूचर डेट। ध्यान से एक चीज समझना, ध्यान से समझना। मैं अगर ये कहूं कि मैं बैंक में गया, मैंने बैंक को कहा कि मुझे 50 लाख के कर्जे की जरूरत है और उसके बदले में मैं अपनी एक प्रॉपर्टी जिसकी कीमत 50 लाख के बराबर है वो आपको गिरवी रखवाना चाहता हूं। बैंक ने कहा कि ओके। अब ऐसा तो है नहीं कि मैं 50 लाख एक ही बार ले लूंगा, है ना? मैंने क्या किया, मैंने प्रॉपर्टी गिरवी रखवा दी, लेकिन मैंने कर्जा सिर्फ 5 लाख उठाया है। तो व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ डेट आई हैव टेकन? 5 लाख और 50 लाख? 5 लाख। और फ्यूचर में मैं और उधार उठा सकता हूं उसी प्रॉपर्टी के बेस पे। कितना और उठा सकता हूं? 45 लाख मोर। ठीक है। सो ये जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया ये यहां है, दैट द प्रॉपर्टी इज गिवन एज अ सिक्योरिटी फॉर द पेमेंट ऑफ मनी एडवांस्ड। एडवांस्ड का मतलब जो उस व्यक्ति ने ले लिया, और टू बी एडवांस्ड मतलब जो वो फ्यूचर में लेगा। ठीक है। एनी एग्जिस्टिंग डेट और फ्यूचर डेट। तो एग्जिस्टिंग डेट हो गया जो उधार उठा लिया, फ्यूचर डेट का मतलब जो फ्यूचर में आप और ले सकते हो। बात समझ में आई कि नहीं आई? or the performance of an engagement which may give rise to the pecuniary liabilities. Performance of an engagement which may give to the rise to the pecuniary liability. इसका क्या मतलब है? Performance of an engagement which may give rise to the pecuniary liabilities. Any one of you? चलो मैं इसका एग्जाम्पल आपको देता हूं। देखो, एक तो हो गया कि पैसा उधार आपको लेना है, उसके लिए आप प्रॉपर्टी सिक्योर कर रहे हो, बहुत अच्छी बात। मान लो, ध्यान से समझना बात। यहां पे तीसरी सेगमेंट में मैं कंसीडरेशन की करने वाला हूं। या तो आपने पैसा उधार उठा लिया या फिर आपने कुछ और काम करवाया है। कैसे काम करवाया? एक एग्जाम्पल लो। सपोज दिस इज मी, ठीक है। आई एम गिविंग सर्विसेज टू यू पीपल, राइट? ठीक, ओके। नाउ व्हाट हैपन्स दैट सपोज देयर इज अ पर्सन मिस्टर एक्स, he wants to take coaching, but Mr. X is not having money। तो ये क्या मेरे पास आएगा, क्या कहेगा कि सर हमारे बच्चे को पढ़ा दो लेकिन हमारे पास पैसा नहीं है। तो मैं कहूंगा कि ठीक है, पैसा नहीं है, कोई बात नहीं, पैसे के साथ हम लिहाज नहीं करेंगे, प्रॉपर्टी गिरवी रखवा दो।
ठीक है, प्रॉपर्टी इज अ सिक्योरिटी, राइट। अभी मैंने पैसा नहीं मांगा, क्या दे दिया उसने मेरे को बदले में? प्रॉपर्टी। और उस प्रॉपर्टी के बदले में मैंने मिस्टर एक्स के चाइल्ड को पूरा 1 साल 12 महीने 1 साल पढ़ाया, लगभग 500 घंटे 600 घंटे 700 घंटे पढ़ाया होगा। बट व्हाट आई एम हैविंग एज अ सिक्योरिटी फॉर माई फीस? प्रॉपर्टी, ठीक है। If that person does not makes the payment, do I will release the property? No. इसका मतलब यह है कि मैंने इस व्यक्ति से इसको पैसा नहीं दिया, लेकिन इसको क्या दिया? क्या दिया? सर्विसेज। तो ऐसे सिनेरियो में भी अब आप बताओ कि अगर ये मेरा पैसा ना दे तो इसकी पेक्यूनरी लाइबिलिटीज बनती हैं कि नहीं बनती हैं? यस, सो दैट इज द पॉइंट। ठीक है, तो ये मॉर्गेज का जो प्रिंसिपल है थोड़ा सा एक स्टेप आगे चल के चल रहा है। अब ये होता तो बहुत रेयर है, लेकिन फिर भी लिखा है तो आपको ध्यान में रखना है हमेशा। दैट इज परफॉर्मेंस ऑफ एन एंगेजमेंट विच मे गिव्स राइज टू द पेक्यूनरी लाइबिलिटीज। क्लियर? सो ईदर यू हैव एडवांस द मनी और यू हैव गिवन योर सर्विसेज, दैट विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड टू बी कवर्ड अंडर द कॉन्सेप्ट ऑफ मॉर्गेज। क्लियर हो गया? ठीक है, ठीक। इसमें मतलब लिखना नहीं है आपने कुछ, बस आपको ये इंग्रेडिएंट्स का ध्यान रखना है, इंग्रेडिएंट्स का ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी तो जब आप एमसीक्यू करोगे तो ये चीजें पूछी ही जाएंगी। अब अगला पैराग्राफ बड़ी बेसिक सी बात कर रहा है कि अच्छा जो ट्रांसफरर होगा उसको मॉर्गेजर कहेंगे, ट्रांसफरी को मॉर्गेजी कहेंगे, जो प्रिंसिपल मनी है और जो साथ पे ब्याज है, मूलधन और उसके ऊपर जो सूत लगेगा। मूलधन का मतलब प्रिंसिपल मनी, मूल का मतलब प्रिंसिपल अमाउंट, सूत का मतलब इंटरेस्ट। ठीक है, ब्याज सूत पे दिया जाता है ना, सॉरी ब्याज जो है उसको सूत कहा जाता है। सो इंटरेस्ट ऑफ विच द पेमेंट इज सिक्योर्ड फॉर अ टाइम बीइंग इज कॉल्ड एज अ मॉर्गेज मनी। तो अगर आपने 10 लाख रुपया उधार उठाया तो वापस 10 लाख ही करोगे या 10 लाख के ऊपर ब्याज भी दोगे? You will give the interest also, right? So whatever the principal amount that is of 10 lakh suppose, and you are giving the interest also at 10% per annum on that. So that principal amount plus interest both will be considered to be the mortgage money. And the instrument, if any, अभी if any word डालने से ही क्लियर हो गया कि mortgage deed कभी बनेगी कभी नहीं बनेगी। बात समझ में आ रही है? ठीक है, इफ एनी वर्ड का मतलब क्या है कि आपको ऑप्शन आ गया और इसकी इंडोर्समेंट आपको सेक्शन 59 से पता लगेगी, लेकिन अभी के लिए हम समझ लेते हैं एन इंस्ट्रूमेंट बाय विच द ट्रांसफर इज इफेक्टेड इज कॉल्ड एज अ मॉर्गेज डीड। तो 5 चीजें ये क्लेरिफाई करता है, मॉर्गेजर, मॉर्गेजी, मॉर्गेज मनी, मॉर्गेज डीड और मॉर्गेज। ठीक है, 5 चीजें, मॉर्गेज, मॉर्गेजर, मॉर्गेजियर, मॉर्गेज मनी एंड मॉर्गेज डीड, 5 चीजें आती हैं, ध्यान रखना। ठीक है, इसमें कोई डाउट किसी का सेक्शन नंबर 58 में? नहीं। अगला आपका हेडिंग बनेगा दैट व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ मॉर्गेज। एलिमेंट्स ऑफ मॉर्गेज, एलिमेंट्स ऑफ मॉर्गेज। Number 1, transfer of interest. Transfer of interest. Transfer of interest. Write down that in mortgage, some rights are transferred to the mortgagee. Some rights are transferred to the mortgagee and some rights remains vested with the mortgager
some rights remains vested with the mortgager and the right of the mortgagee is a right in rem. Right of the mortgagee is the right in rem, that is right in rem है ना, REM. The right of mortgagee is a right in rem, and that is mortgagee can enforce his right. Mortgagee can enforce his right against all the subsequent transferees. And even against the bona fide purchaser, irrespective of notice to him. क्या मतलब हुआ इस बात का कि मॉर्गेजी के अगर प्रॉपर्टी पे राइट्स बन गए हैं तो उसके राइट्स इन्फोर्स करवाने के लिए वो किसी के ऊपर भी दावा पेश कर सकता है। अगर मॉर्गेज्ड प्रॉपर्टीज फ्यूचर में बेची गई हैं, जिसने खरीदी उसको नहीं भी पता था ऐसी कुछ मॉर्गेज का, फिर भी वो व्यक्ति मॉर्गेज के एग्रीमेंट से बाउंड रहेगा। बात समझे नहीं समझे? और यही मार्शलिंग में मैंने आपको बताया है that you cannot prejudice the rights of the mortgagee. Even if you have purchased the property, we are not going to consider that do you have the notice of the mortgage or not. आपको नोटिस था नहीं था, आपने subsequent transfer किया है, and that transfer is subject to the mortgage which was the prior agreement between the mortgager and the mortgagee. अगला पॉइंट आप लिखेंगे, that is specific immovable property must be there. स्पेसिफिक का मतलब ऐसा नहीं कि अच्छा मेरे पास 10 प्रॉपर्टीज हैं, उसमें से कुछ आपको मैं मॉर्गेज नहीं, कुछ मॉर्गेज करूंगा, ऐसा नहीं चलेगा। स्पेसिफिक होना चाहिए कि फलाने प्रॉपर्टी फलाने नंबर की फलाने खसरा खतौनी नंबर में जो है वो आपको मैं दूंगा। ठीक है, सो स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी। और मॉर्गेज के केसेस में अच्छा कोई भी एग्रीमेंट जो बिना कंसिडरेशन के होगा वो एग्रीमेंट कैसा होगा? वॉइड होगा। मॉर्गेज के केस में कंसिडरेशन क्या है? मॉर्गेज के केस में कंसिडरेशन क्या है? थोड़ा सा सोच के जवाब। अरे आपने प्रॉपर्टी इसको दी, ध्यान से समझना मेरी बात। ए नाम का व्यक्ति है, ए ने 10 लाख रुपया उधार उठाना है, इसने मॉर्गेजी से उधार उठा लिया और मॉर्गेजी को प्रॉपर्टी दे दी। जब पैसा वापस किया तो प्रॉपर्टी वापस मिल गई। कंसीडरेशन कहां हुआ? ये इंटरेस्ट। आपने 10 लाख रुपया सिक्योरिटी लोन के तौर पे दिया और बदले में आपको मिला 10% का इंटरेस्ट। तो ये जो ब्याज आपको मिल रहा है ये कंसीडरेशन माना जाता है। ठीक है, आपको मिला क्या? आप अच्छा सेल के केस में आप प्रॉपर्टी बेचते हो, आपको पैसा मिलता है, राइट? सेल के केस में प्रॉपर्टी बेचते हो, पैसा मिलता है। लीज के केस में लेसी को प्रॉपर्टी किराए पे देते हो, किराया लेते हो। बात समझ में आती है? यहां पे आपने पैसा दिया और उतना ही पैसा वापस मिल गया तो फायदा क्या हुआ? क्या फायदा हुआ? क्विड प्रो क्यो जब हम टर्म यूज करते हैं, समथिंग फॉर समथिंग करते हैं कि नहीं करते हैं? समथिंग फॉर समथिंग। तो यहां पे समथिंग क्या है? इंटरेस्ट पे कंसीडरेशन क्या मिला? सॉरी, प्रिंसिपल अमाउंट पे कंसीडरेशन क्या मिला? इंटरेस्ट मिला। दैट इज समथिंग फॉर समथिंग। So consideration is the amount of interest which the mortgagee will get on his principal amount.
कंसिडरेशन इज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट विच द मॉर्गेजी विल गेट ऑन हिज प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, तो मूलधन के ऊपर जो सूत मिलेगा वो सूत वो समथिंग कहलाया जाएगा, वो कंसिडरेशन माना जाएगा। राइट, चलिए इसके बाद आते हैं टाइप्स पे। अब ये टाइप्स अपने आप में एक इंपॉर्टेंट एरिया है। टाइप्स ऑफ मॉर्गेज, 6 तरह का मॉर्गेज जनरली होता है। 6 टाइप्स ऑफ मॉर्गेजेस आर देयर। ठीक है, 6 टाइप्स। आज देखते हैं कितनी कर लेते हैं। 2 तो कर ही लेंगे कम से कम, है ना। जो 6 टाइप्स है, पहले मैं आपको टाइप्स लिखवा देता हूं। ठीक है, यू पीपल राइट डाउन। नंबर 1, सिंपल मॉर्गेज। आपको एग्जाम्स में ना कभी कभी टाइप्स ऑफ मॉर्गेज का सवाल आ जाता है, कभी इसके इंटरनल एरियाज पूछ लेते हैं, जैसे सिंपल मॉर्गेज में बताओ क्या होगा, यूजुफ्रैक्टरी में क्या होगा, कंडीशनल सेल में क्या होगा। तो वो अब हमारा चर्चा रहेगी। यही सबसे कॉम्प्लेक्स एरिया आपका हो जाता है। ठीक है, जो मतलब समझने में जिसमें आपको थोड़ा सा दिमाग की कंजप्शन बढ़ानी पड़ती है। ठीक है, सिंपल मॉर्गेज। उसके बाद मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल, मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल। थर्ड वन विल बी usufructory mortgage. Third one is usufructory mortgage. अगला लिखो, that is, कौन सा अगला, कौन बताएगा? What is the next? हाँ जी, English mortgage. अगला लिखो, इक्विटेबल मॉर्गेज। ये बेरेक्ट में नहीं मिलेगा, लेकिन यहां लिख लो आप, इक्विटेबल मॉर्गेज, इसको दूसरे नाम से जानते हैं आप लोग। एंड लास्ट वन इज एनॉमलस मॉर्गेज। इट इज एनॉमलस मॉर्गेज। ये 6 तरह के मॉर्गेज हैं। टाइटल डीड, ये इक्विटेबल को ही कहा जाएगा, इक्विटेबल को ही कहा जाएगा बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स। ठीक है, अब कभी आप एमसीक्यू में गलती नहीं करोगे अतुल। ठीक है ना, कभी भी सवाल आ जाए दैट विच ऑफ द फॉलोइंग मॉर्गेज इज कंसीडर्ड टू बी द इक्विटेबल मॉर्गेज, तो आंसर क्या करना है? मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स, इसी को कहा जाता है। 6 तरह का मॉर्गेज का तरीका होता है। जो ज्यादा आपको देखने को मिलेगा, ज्यादा सिंपल मॉर्गेज ज्यादा देखने को मिलता है। कंडीशनल सेल बहुत रेयर है, बहुत अलग कैटेगरी के ट्रांजैक्शंस में ऐसा करते होंगे। यूजुफ्रैक्टरी कभी कभी होता है, ज्यादातर आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ज्यादातर जो ज्यादा एप्लीकेशन में रहता है वो आपका सिंपल मॉर्गेज ही रहेगा, लेकिन हमारे को हर तरह के टाइप्स को समझना जरूरी है। अच्छा, आपकी क्लास जब लगती है ना, तो आई फील अ लॉट ऑफ कंफर्टेबिलिटी इन दिस क्लास, है ना। बहुत आराम से पढ़ाने में मजा आता है। आराम से ही पढ़ाता हूँ ना मैं आपकी क्लास में। वैसे तो सुबह भी मैं, सुबह सुबह आराम से नहीं पढ़ते आप? सुबह भी आराम से पढ़ते हैं सर। ठीक, just give me 1 second. Just give me 1 second, and I'm having a call, important call. Just hold.
चलिए देखो सिंपल मॉर्गेज में आते हैं सबसे पहले। ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड, सिंपल ही करेंगे आज, है ना, बाकी क्योंकि कंडीशनल सेल जल्दबाजी में नहीं कर सकते, सिंपल वाला कर लेते हैं। मॉर्गेज का प्रिंसिपल ना अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है अगर आप इसको उस गहराई से समझ पाएं। और आप में से कोई है ऐसे जो कोर्ट में जब प्रैक्टिस करते हैं तो मॉर्गेज से रिलेटेड केसेस आते हैं? हाँ, निधि। ठीक, आपके लिए बड़ा मज़ेदार रहेगा सर। ठीक है, फिर तो डिटेल में चलेंगे और फिर जल्दबाजी नहीं करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको सीपीसी का ऑर्डर नंबर 34 थोड़ा सा यहीं पे रिलेट करवा दूं ताकि आपको वहां पे भी समस्या ना आए। राइट, चलिए देखो सिंपल मॉर्गेज में क्या होता है, दैट मॉर्गेजर बाइंड्स हिमसेल्फ पर्सनली, mortgager binds himself personally to pay the mortgage debt। लिख लो जरा, mortgager binds himself personally to pay the mortgage debt। सिंपल मॉर्गेज में एक बड़ा बेसिक सा प्रिंसिपल है कि अगर आपने सिंपल मॉर्गेज किया, जैसे मान लो सपोज मिस्टर एक्स ही गोज टू द बैंक और वो बैंक को कहता है कि जनाब मुझे जो है लोन चाहिए। बैंक ने कहा ठीक है लोन दे देते हैं, सिंपल मॉर्गेज करेंगे, आप पर्सनली लायबल होंगे पैसा देने के लिए। उसने कहा ठीक है, आपकी प्रॉपर्टी हम अपने पास गिरवी रखवा लेंगे लेकिन प्रॉपर्टी पे कोई कब्जा हमें लेने की आवश्यकता नहीं है। उसने कहा बहुत अच्छी बात। सिंपल मॉर्गेज में सबसे बेस्ट ये होता है कि आप अगर आपको पैसा वापस ना मिले तो आप कोर्ट में जाके सेल का प्रोसीडिंग इनिशिएट कर दो और कोर्ट वो प्रॉपर्टी बेच के आपके पैसे पूरे करवा देता है। तो एक छोटा सा लाइन लिख लो, फिर मैं पढ़ाता हूं कहां पे, राइट डाउन। इन दिस there is an express or implied power, in this there is an express or implied power to the mortgagee to cause the property to be sold through court's intervention। इसका मतलब क्या है? अब जैसे ऐसा नहीं हो सकता कि अच्छा आपने लोन लिया है बैंक से और बैंक ने आपने पैसा वापस नहीं किया तो बैंक बिना कोर्ट में जाए आपकी प्रॉपर्टी बेच दे। ऐसा इस वाले कैटेगरी में पॉसिबल नहीं है। बैंक को सेल को लेके कोर्ट में मुकदमा करना पड़ेगा जिसमें हम कहते हैं सूट इज फॉर द सेल ऑफ द प्रॉपर्टी। वो जब सेल का सूट फाइल होगा उसमें हम सबसे पहले ये डिसाइड करते हैं कि मॉर्गेज था या नहीं था, और अगर मॉर्गेज था और व्यक्ति टाइम पे पैसा, कोर्ट समय देता है, अगर व्यक्ति टाइम पे पैसा जमा नहीं करवाता है तो फिर कोर्ट ऑर्डर देता है सेल प्रॉपर्टी करवाने का। जब भी प्रॉपर्टी सेल आउट होगी जो प्रोसीड्स आएंगी, प्रोसीड्स का मतलब कि प्रॉपर्टी बिकी 10 लाख की, तो जो 10 लाख रुपया आया है उसमें से मॉर्गेज डेट जो है वो हम सेटिस्फाई करवाते हैं। राइट डाउन। After the sale of the property, the proceeds of sale, after the sale of the property, comma, the proceeds of sale का मतलब प्रॉपर्टी बेच के जो पैसा मिला, the proceeds of sale could be applied in the payment of mortgage money, and in the simple mortgage the possession of the property is not given to the mortgagee. Possession of the property is not given to the mortgagee by the mortgager, but the mortgagee has a right
but the mortgagee has a right to file a suit for sale of the property, to file a suit for the sale of the property, and that sale will only be through court, and that sale will only be through court. ठीक है, पढ़ेंगे एक बार क्लॉज नंबर बी। क्लॉज नंबर बी, इसमें बहुत देखो सेक्शन 58 से लेके 104 तक है, आप काफी ज्यादा बीच में इंटरलिंकिंग्स देखोगे, लेकिन आज तो बड़ा इनिशियल है इसमें इंटरलिंकिंग्स में आपको लेके जाना, लेकिन जब हम कल बाकी टाइप्स को ओपन करेंगे, क्योंकि बाकी हमें कल टाइप सारी खत्म करनी है, देन आई विल टेल यू दैट ओके मॉर्गेज के केसेस में व्हाट आर द रेमेडीज अवेलेबल टू द मॉर्गेजर, मॉर्गेजी, व्हाट अदर प्रोविजंस आर इंटरलिंक्ड विद दैट, वो कल की क्लास में हम कर लेंगे। आज हम सिर्फ सिंपल मॉर्गेज पे रुक जाएंगे। लिखा हुआ है वेयर विदाउट डिलीवरिंग द पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी, आपको हर तरह के मॉर्गेज के एलिमेंट्स पता होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में आपको ये पूछ लेते हैं। तो यहां पे पोजेशन डिलीवर करने की आवश्यकता नहीं है। विदाउट डिलीवरिंग द पोजेशन ऑफ द मॉर्गेज प्रॉपर्टी द मॉर्गेजर बाइंड्स हिमसेल्फ, अंडरलाइन करेंगे, पर्सनली टू पे द मॉर्गेज मनी एंड एग्रीज एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली। ठीक है, एक तो उसने अपने आप को पर्सनली बाइंड करवाया कि ठीक है मैं पैसा दे दूंगा और कब्जा मैं नहीं दूंगा, लेकिन ठीक है, और मॉर्गेज प्रॉपर्टी ये मैं आपको मॉर्गेज कर रहा हूं। इन द इवेंट ऑफ फेलिंग टू पे, इन द इवेंट ऑफ फेलिंग टू पे to his contract, the mortgagee shall have a right to cause the mortgage property, अंडरलाइन कर लेंगे, to be sold। तो mortgagee के पास क्या अधिकार है? सूट फॉर, कौन सा सूट करेगा? सूट फॉर सेल, सूट फॉर सेल। कैसे होगा? कैसे होगा ध्यान से समझ लो, अभी टीपीए और सीपीसी कोरिलेट करेंगे। ठीक है, तो पहले मॉर्गेज में थोड़ा हमें एडवांस स्टेज पे जाना पड़ेगा, तब आप कोरिलेशन समझ पाओगे। द मॉर्गेजी शैल हैव अ राइट टू कॉज द मॉर्गेज प्रॉपर्टी टू बी सोल्ड एंड प्रोसीड्स ऑफ सेल टू बी अप्लाइड सो फार एज मे बी नेसेसरी। तो जितना आपने लोन लिया था प्रॉपर्टी बेच के, उतना आप लोन वापस कर दो, जो बाकी बच गया वो जिसकी प्रॉपर्टी थी उसको मिल जाएगा। ठीक है, एंड इन द पेमेंट ऑफ द मॉर्गेज मनी द ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड एज द सिंपल मॉर्गेज एंड मॉर्गेजी इज कॉल्ड अ सिंपल मॉर्गेजी। ये सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल प्रोसेस में आपको देखने को मिलता है। बाकी आप लोग अगर आप बैंक से वास्ता रखते हैं, जैसे निधि काफ़ी सारे बैंक्स के साथ पैनल में है, तो निधि आप बेहतर बता सकती होंगी कि किस तरह के मॉर्गेज का ज़्यादा प्रचलन जो है वो बैंकिंग सिस्टम में है। हाँ एग्जैक्टली ठीक है, तो वो डिपेंड करता है, स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। ठीक है, तो सिंपल मॉर्गेज जैसे मैंने आपको कहा कि ज़्यादा देखने में मिलेगा। अब कानून 1882 का है, मैं फिर कहूँगा कि बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस होती हैं जो आज के समय में नहीं लोग करते हैं ऐसे इस तरह के मॉर्गेजेस, तो लेकिन फिर भी लॉ के अंदर लिखा है, सो वी हैव टू रीड दैट। ठीक है, सो बाय दिस वी आर क्लोजिंग द सेशन ओवर हियर। कल जो है बाकी टाइप्स ऑफ मॉर्गेज करेंगे। मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल हमारे लिए खास इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारी चीजें आपको समझनी पड़ेंगी, क्योंकि इंग्लिश मॉर्गेज और मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल ये सबसे इंपॉर्टेंट है जो बच्चों को कंफ्यूज करते हैं। तो कल में हम ये सब डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।